हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल को हिंदी में एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, मुख्यतः सिविल सर्विसेज की दृष्टि से और उसके अलावा जो वनडे एग्जाम्स में आते हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं पहले टॉपिक। आज जैसा कि आज 22 मई है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के विषय में लोगों को जागरूक करना, जैव विविधता को संरक्षित करना, उसका संरक्षण करना। जैव विविधता भी कई तरीके से उपयुक्त है, जैसे कि हो गया गाय, भैंस, घोड़ा आदि जानवर हैं, मनुष्य, ये सब हैं, तो ये भी जैव विविधता हो गई। और एक होता है कि जीन के स्तर पर विविधता है, यानी जैसे चीता हो गया तो एक अफ्रीकन चीता हो गया और एक एशियाटिक चीता हो गया, या हाथी हो गई तो सफ़ेद हाथी भी पाई जाती है, काली हाथी भी पाई जाती है। तो किसी भी स्तर पर जो जैव विविधता है उसको हम संरक्षित करें, उसके बारे में जागरूकता फैलाएं, ये इसका उद्देश्य है। इस बार की जो थीम रखी गई है वो है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। जो COP15 हुआ था जैव विविधता से संबंधित, एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। जो जैव विविधता से संबंधित COP15 हुआ था, ये COP27 नहीं है, उससे अलग है, ये जैव विविधता संबंधित है। COP15 जो हुआ था कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था, इसी के बेस पे इस बार थीम रखी गई है। कुनमिंग कहाँ है? चीन में, और ये मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो इसी के बेस पे इस बार की थीम रखी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो भूपेंद्र यादव कौन है? तो वर्तमान में ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, ये मुंबई के जुहू में समुद्र तट पर G20 विशाल समुद्र तट स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए शामिल हुए थे। एक्चुअली जो भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है उसी के तहत कई प्रकार की छोटी छोटी मीटिंग्स रखी जा रही हैं, जैसे कि पर्यावरण संबंधी हो गया, पर्यटन संबंधी हो गया, इस तरीके की कई छोटी छोटी मीटिंग्स रखी जा रही हैं। इसी में से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर तीसरी कार्य समूह बैठक G20 की जो थी, थर्ड मीटिंग, वो मुंबई के जुहू बीच पे रखी गई थी। जुहू बीच बहुत फेमस है, पता होगा कुछ लोगों को। तो इसकी तीसरी जो मीटिंग थी वो मुंबई के जुहू बीच पे रखी गई थी, तो वहीं पे भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। इसका उद्देश्य क्या था, या इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। तो इसका उद्देश्य था सामुद्रिक अपशिष्ट। अब सामुद्रिक अपशिष्ट क्या होता है? सामुद्रिक अपशिष्ट से मतलब जैसे प्लास्टिक फेंक दिए वहीं पे खा करके, या मछली पकड़ने वाला जाल हो गया, इस तरीके की जो भी चीज़ें जो वहाँ बेकार हो जाती है, समुद्र के तट पे पड़ी रहती हैं, उस समुद्रिक अपशिष्ट के अंतर्गत आएगा। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, उसके बारे में संवेदनशील बनाना लोगों को, उसके बारे में जागरूक करना, ये उद्देश्य था उसका। और इसका जो है समाधान कैसे किया जाए, तो व्यक्तिगत स्तर पर और ये सामूहिक स्तर पर, दोनों लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा। होता क्या कि ज़्यादातर हम यही समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, सरकार की है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, हम क्यों करें, सरकार करेगी, टैक्स दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। हमको भी अपने लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हम कुछ लेकर गए, खाए पिए, तो वहाँ पे डस्टबिन रखा रहता है, हम बस इतना करें कि डस्टबिन में फेंक दें। या जब सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते जाते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी स्टील की बोतल लेके जाएं, या ऐसी बोतल लेके जाएं जिसका यूज़ कर सकें, ना कि एक बार ख़रीदा, यूज़ किया और उसको तुरंत फेंक दें। हम उसको समुद्र में फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब उस समुद्र के अंदर गई, किस हद तक कितना अंदर जाएगी ये तो नहीं पता है। उस पे जो वहाँ पे जीव रहते हैं, मछली हो गई, झींगा हो गया, इस तरीके के जो जीव रहते हैं उन पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो हमें जानकारी ही नहीं है। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके बारे में प्रयास करना चाहिए और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। NGOs को शामिल करना चाहिए, सरकार को शामिल करना चाहिए, स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए। इसके इसके रोकथाम के लिए कार्रवाई करने को प्रोत्साहित करना था। इसका उद्देश्य ये था कि इससे सामुद्रिक अपशिष्ट से पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको रोका जाए। और यहाँ इस कार्यक्रम के दौरान विख्यात बालू चित्रकार, सैंड पेंटर सुदर्शन पटनायक
ये बहुत फेमस चित्रकार हैं। अक्सर कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है तो उस पर बालू द्वारा चित्रकारी करके बनाते हैं और ये अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में छपते रहते हैं। तो सुदर्शन पटनायक ये जो थे, उन्होंने इससे जुड़ी थीम जो थी उसके उसको लेके एक चित्र बनाया था, उसको लेकर के वहाँ पे कलाकारी की थी। लाइफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा शुरू किया गया था, लाइफ जो है, लाइफ लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इसी को बेस बना करके इन्होंने चित्रकारी की थी बालू से। आइए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री परसोत्तम, ये परसोत्तम रुपाला है, पुरुषोत्तम नहीं है, ये नहीं कि सर गलत लिखा है, पुरुषोत्तम परसोत्तम रुपाला है। ये जो है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। तो दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिला, ये कहाँ के हैं दोनों जिले? ये हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पशुओं में लंपी रोग यानी लंपी स्किन डिजीज, यहाँ पे गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं इसको, लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। हालांकि ये हिंदी उतना सही नहीं है, सामान्यतः इसको लंपी स्किन डिजीज ही कहते हैं। तो जहाँ तक काम चले लंपी स्किन डिजीज से ही काम चला लीजिए, ज़्यादा इसके हिंदी चक्कर में ना पड़ी। बढ़ते मामलों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। अभी क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के 2 जिलों में, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में फिर से ये लंपी स्किन डिजीज का कहर बढ़ रहा है। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज। पता ही नहीं चल रहा है यार कौन सा कलर। लंपी स्किन डिजीज जो है वो मवेशियों में या जानवरों में होती है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं, क्या है लंपी स्किन डिजीज। तो ये किसके कारण होता है? तो गांठदार त्वचा रोग वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस, यानी पहला पॉइंट ये हुआ कि ये वायरस के द्वारा होता है। अक्सर वन एग्जाम में पूछ लेता है कि ये रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, परजीवी के कारण होता है। तो ये रोग होता है वायरस के कारण, ना कि बैक्टीरिया के कारण। FAO यानी कृषि एवं खाद्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसमें जो मृत्यु दर है वो 10% से भी कम है। मतलब मृत्यु दर इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये बहुत ज़्यादा पशुओं पे इम्पैक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रभावित मामले आए हैं सामने। इसके लक्षण क्या है? लक्षण तो आप देख ही सकते हैं, लक्षण क्या है। लगभग पूरे शरीर पे ये गांठदार जो बने हुए हैं, ये यहाँ हो गया, थन हो गया, गर्दन हो गई, आँख के पास हो गया, तो लगभग पूरे शरीर पे गांठों का निर्माण हो जा रहा है। और ये आगे चल करके बड़ी गांठ हो जाती है, सुराख हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, जो कि अंततः पशुओं की जान ले लेता है। विक्टर यानी वाहक क्या है? किसके द्वारा इसको ले जाया जाता है? मच्छरों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा और जू के साथ साथ पशुओं की लार तथा दूषित जल एवं भोजन। यानी वेक्टर्स के जो है वो मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, जू हो गया, पशुओं की खुद की लार हो गई, दूषित जल और भोजन हो गया, इन सब के द्वारा एक से दूसरे पशु में फैल जाता है ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज अभी तो है नहीं, वही है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी होने से पहले इसको रोके, टीकाकरण है। और इसे 4 रणनीति के तहत इसकी रोकथाम करने की कोशिश की जाती है। पहला आवाजाही पर नियंत्रण, यानी जिसको क्वारंटीन बोलते हैं, जैसे कोविड काल में हम लोग को क्वारंटीन कर दिया जाता है ताकि एक से दूसरे में ना फैले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन माध्यमों से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, इसलिए इसको पहला है कि क्वारंटीन कर दिया जाए। दूसरा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। तीसरा संक्रमित पशुओं का वध। ये यार ख़राब कंडीशन है कि मतलब किसी पशु को अगर बीमारी हो जा रही है तो उसका इलाज करने की बजाय उसको जान से मार दिया जाए, ये ठीक चीज़ नहीं है। तो इस पर ना अमल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब प्रबंधन, यानी उसको कैसे लेकर के टैकल करना है, कैसे मैनेज करना है, ये इस चीज़ को देखना है। उपचार वही, जैसे कि मैंने बताया, कोई इलाज नहीं है, लेकिन
कुछ कुछ कारणों में, सॉरी, कुछ कुछ मामलों में टीकाकरण या एंटीबायोटिक वगैरह दे करके या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरीज दवाएं दे करके इनको कुछ हद तक रोका जा सकता है। शुरुआती मामले हैं तो उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई विशेष रूप से इसकी दवा नहीं बनी है। अच्छा, वैश्विक स्तर पर इसका क्या हाल है, वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रदर्शन रहा है? तो लंपी स्किन डिजीज़ अफ्रीका और पश्चिम एशिया, कहाँ की? तो अफ्रीका और पश्चिम एशिया की स्थानीय बीमारी है। सबसे पहला मामला 1929 में जाम्बिया में मिला था इसका। लंपी स्किन डिजीज़ का सबसे पहला मामला जो इसके लक्षण देखे गए थे 1929 में जाम्बिया में देखे। जाम्बिया का है तो अफ्रीका की एक कंट्री है। यहाँ पे इसका मैप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी लुसाका है। आसपास के देश हैं अंगोला, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, कांगो आदि। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका पहला मामला बांग्लादेश में देखा गया था 2019 के जुलाई में, और भारत में इसका पहला मामला मई 2019 में आया था सामने, उड़ीसा के मयूरभंज में। और इस समय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा मामले इसके आए थे राजस्थान से। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा था कि दिल्ली में कार्य कर रहे सभी जो सिविल सेवक हैं उनके ट्रांसफ़र का, उनकी नियुक्ति आदि चीज़ों का फैसला लेने का अधिकार दिल्ली सरकार का है, क्योंकि दिल्ली सरकार निर्वाचित सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। परंतु उसके अगले ही दिन केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। इस अध्यादेश में कहा गया कि सिविल सेवक जो भी दिल्ली में कार्य कर रहे हैं उनके लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया जाएगा, जो सिविल सेवकों का स्थानांतरण आदि देखेगा। इसका संगठक क्या होगा? तो राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के इसमें 3 लोग शामिल होंगे। पहले होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि चेयरपर्सन के रूप में कार्य करेंगे। दूसरे होंगे चीफ सेक्रेटरी और तीसरे होंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये दोनों होम मिनिस्ट्री के बंदे होंगे और जिसको केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी मिला जुला के बाद भी केंद्र सरकार ने अध्यादेश के द्वारा फिर से वो फैसला अपने ही हक में ले लिया, अपने ही पास वो शक्ति ले ली कि सिविल सेवकों की जो नियुक्ति है, उनका ट्रांसफ़र है, वो फिर से केंद्र सरकार कर सके। ऐसे अध्यादेश लेकर के आ गई। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार, यानी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अध्यादेश के रिव्यू के लिए, और केंद्र सरकार जो है वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के खुद के फैसले के लिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि अध्यादेश जो लाई केंद्र सरकार वो किस आर्टिकल के तहत लाई? तो अध्यादेश जो है केंद्र सरकार लाती है अनुच्छेद 123 के तहत, और राज्य सरकार लाती है 213 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है वो आर्टिकल 137 के तहत। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वो अपने फैसले को अपने से नीचे की, यानी कि हाई कोर्ट या जिला न्यायालय या केंद्र सरकार के किसी कानून, राज्य सरकार के किसी कानून, इन सब का रिव्यू कर सकती है। और अगर वो संविधान के खिलाफ है तो उनको शून्य घोषित कर सकती है, यानी उसे लागू नहीं किया जा सकता, उसे अमान्य घोषित किया जा सकता है। आइए दिल्ली के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया। इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला है कि यह अधिनियम जो आया है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021, यह वर्ष 1991 का अधिनियम था। उसकी धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन करता है। इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि किस किस धारा में संशोधन करता है, लेकिन यह है कि ये याद रखना कि 1991 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करता है। इसके तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सरकार का आश्रय उपराज्यपाल से होगा। यानी जो ये संशोधन अधिनियम 2021 आया, इसके हिसाब से जो इस कानून में सरकार शब्द का प्रयोग किया गया है, वो सरकार से तात्पर्य वहाँ के चुनी हुई सरकार से ना होकर के उपराज्यपाल से होगा, ये कहा गया इसमें। दूसरा पॉइंट है, यह अधिनियम उन मामलों में भी उपराज्यपाल को विवेकाधीन अधिकार देता है जिन मामलों में दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि जिस मामले पे दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है, तो किस किस मामले पे नहीं बना सकती है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो जिस मामले पे विधानसभा बना सकती है, उस मामले पे उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार है कि वो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करे।
तीसरा पॉइंट है, यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद अथवा दिल्ली मंत्रिमंडल दिल्ली मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी निर्णय जो लिया जाता है तो उसको लागू करने से पूर्व उपराज्यपाल को जो अपनी राय है उसको देने के लिए एक उपयुक्त अवसर दिया जाए, एक निश्चित समय दिया जाए। ऐसा नहीं कि बिना उपराज्यपाल से बात किए या बिना उनको ये भेजे हुए कोई भी चीज़ अपने आप से फैसला ले लिया बिना उनकी जानकारी के। तीसरा, ये विधानसभा या उसकी समितियों को दैनिक प्रशासन संबंधित मामलों को उठाने या प्रशासनिक निर्णय के संबंध में पूछताछ करने के लिए नियम बनाने से रोकता है। यानी जो भी डे बाय डे के नियम है, कानून है, केंद्र सरकार या होम मिनिस्ट्री बनाती है दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लिए, तो इस पे कोई भी सवाल पूछने से विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा और विधानसभा की कोई भी समिति इसको रोकता है ये कानून। मिला जुला के देखा जाए तो एक तरीके से एक नई स्लाइड लेते हैं। मिला जुला के देखा जाए तो ये जो संशोधन अधिनियम 2021 आया है, ये केंद्र दिल्ली सरकार को पूरी तरह उपराज्यपाल के अधीन कर दे रहा है। उपराज्यपाल मतलब तो इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के अधीन कर दे रहा है, यानी हर फैसले में केंद्र सरकार की सहमति चाहिए। ये अक्सर देखने में आता है जहाँ भी केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं या केंद्र और यूटीज़ में अलग अलग पार्टीज़ की सरकार है, तो वहाँ पे टकराव अक्सर होते रहते हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, चाहे वो दिल्ली को देख लीजिए। तो इस तरीका जब भी होता है कि केंद्र में, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं, केंद्र में कोई भी सी पार्टी रहेगी और राज्य में कोई दूसरी पार्टी शासन कर रही होगी, तो वहाँ पे अक्सर टकराव देखने को ही मिलता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का था, जिसमें कि संशोधन करके 2021 में लाया गया था। इस वर्ष 1991 में विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के प्रावधानों के पूरक के रूप में लागू किया गया था। यानी जो भी संविधान में दिल्ली के बारे में दिया गया है 239 ए या 239 AB, उसी के पूरक के रूप में इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम ने ये कहा था कि दिल्ली में एक निर्वाचित सरकार होगी। इसी अधिनियम के द्वारा दिल्ली में निर्वाचित सरकार की बात कही गई थी, जिसके बाद दिल्ली में निर्वाचित सरकार की प्रक्रिया चालू की गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 क्या है जो दिल्ली से जुड़ा है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद 239 AA और 239 AB जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 AA के अंतर्गत दिल्ली को पहला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। इसको दिल्ली के नाम से बदल करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया। यानी यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, उपराज्यपाल। सॉरी। दिल्ली के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई। इसी अधिनियम के तहत, इसी संविधान संशोधन के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था की गई, जिसका चुनाव होगा और जहाँ चुनावी रूप से चुना गया मुख्यमंत्री शासन करेगा। और लेकिन पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़ दिया गया। यानी इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली को, विधानसभा को अधिकार तो दिए गए, विकेंद्रीकरण तो किया गया, लेकिन पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के जो मुद्दे हैं उनको छोड़ दिया गया केंद्र सरकार के पास। उनको केंद्र सरकार ने अपने पास ही रखा। यह दिल्ली के लिए एक मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान करता है। ये जो नियम है दिल्ली के लिए मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान करता है, जिसमें मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी यह अधिनियम ये कहता है कि दिल्ली की विधानसभा जो होगी उसमें मंत्री होंगे, लेकिन विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसके 10% से अधिक मंत्री नहीं होने चाहिए। यानी अगर विधानसभा की सदस्य संख्या 100 है तो उसका 10% यानी 10 मंत्री से अधिक नहीं होने चाहिए। अब ये आप लोग का काम है कि ये पता करें विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है दिल्ली का। कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 239 AB क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 AA के किसी भी प्रावधान, यानी कोई सा भी उसका प्रावधान होगा, कोई सा भी विषय होगा, या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यानी 239 AB इसलिए बनाया गया है कि ये राष्ट्रपति को शक्ति दे कि 239 AA के तहत बनाया गया
कोई सा भी कानून होगा उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। इसके तहत बनाएगा कोई सा भी कानून हो, कोई सा भी विषय हो, कोई सी भी चीज़ हो, तो उसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। एक तरीके से राष्ट्रपति शासन के जैसा ही है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने पे वो राज्य की कई चीज़ों को निलंबित कर सकता है। सॉरी। नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू में छपा था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर जल्लीकट्टू पर विचार, जजिंग जल्लीकट्टू ऑन द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। जल्लीकट्टू क्या है? ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक लोक त्यौहार है, लोक पर्व है। इसमें क्या होता है, तो इसमें एक सांड होता है कुबड़ वाला, इसको खुले में छोड़ दिया जाता है और लोग इसको कंट्रोल करते हैं। जो इसको कंट्रोल करता है, जो इस पे लंबे समय तक सफ़र करता है, वही विजेता माना जाता है। सॉरी। यह जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है हमेशा जनवरी के महीने में ही मनाया जाता है। इसे तमिल फसल उत्सव पोंगल। अब एक पॉइंट ये भी होगा कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। किससे जुड़ा है, तो फसल से जुड़ा है। कब मनाया जाता है, तो जनवरी में। ये कुछ चीज़ें हैं वन लाइनर दौरान मनाया जाता है। वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल किया गया जिनका प्रशिक्षण और प्रदर्शनी प्रतिबंधित है। 2011 में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने जो बैल जल्लीकट्टू में यूज किए जाते हैं उनको बैन कर दिया, उनको ऐसी सूची में शामिल कर दिया जिनका प्रदर्शन और जिनका यूज़ करना खेलों में बैन है, प्रतिबंधित है। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता थे जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेके पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और देखा कि इस क्रूरता हो रही है पशुओं के प्रति, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। फिर इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए तमिलनाडु सरकार 2017 में कानून लेके आई, जिसमें ये कहा गया कि जो जल्लीकट्टू है इसको बैन नहीं किया जाएगा। जल्लीकट्टू पारंपरिक त्यौहार, इसको मनाया जाएगा और इसका आयोजन होता रहेगा। हाँ, इसमें जो है इसके जो बैल यूज होते हैं, जो सांड यूज होते हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा, उनके प्रति क्रूरता नहीं की जाएगी। इससे संबंधित मुद्दे क्या हैं जल्लीकट्टू, जिसमें अनुच्छेद 19 है जो ये कहता है कि नागरिकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। यानी अनुच्छेद 29 के अनुसार ये जल्लीकट्टू जो त्यौहार है इसको संविधान का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार का त्यौहार है। एक विशेष नागरिक लोग मनाते हैं इसको और इसका संरक्षण ज़रूरी है, क्योंकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ से जुड़ा हुआ है। इसको बैन करने से धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट कुछ लोग ये भी देते हैं कि जब तक ये जल्लीकट्टू चल रहा है तभी तक इस प्रकार के बैल जो हैं या सांड जो हैं उनका संरक्षण किया जा रहा है, लोग उसको पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसके बारे में जागरूकता है। अगर जल्लीकट्टू बैन कर दिया जाएगा तो इस प्रकार के बैलों को पालना लोग बंद कर देंगे, उनकी मार्केट में डिमांड भी कम हो जाएगी और इस प्रकार एक प्रजाति के विलोपन का कारण बन सकता है, एक प्रजाति का क्षरण हो सकता है। दूसरा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, ये डीपीएसपी के तहत है। अनुच्छेद 48 ये कहता है कि राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है अनुच्छेद 48 के तहत राज्य के लिए अधिदेशित है, या ये डीपीएसपी में दिया गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर वैज्ञानिक और आधुनिक चीज़ें जितनी होंगी, आधुनिक टेक्नोलॉजी हो गया या जो भी है, उसके बेस पे इनको बढ़ावा देगी, इनका संरक्षण करेगी। एक तीसरा पॉइंट है कि पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इसको बैन कर दिया था। इसके तहत पशुओं पर जो क्रूरता की जाती है, पशुओं के प्रति जो क्रूरता होती है, उनको जान से मार देना, उनको पीटना या उनका यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कोई यूज़ कर लेना। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, एक इंसान था वो यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कुत्ते को छत से फेंक देता है। इस तरीके का पागलपन रोकने के लिए इस तरीके का कानून जरूरी है। हालांकि इस कानून में बहुत सारी कमियां हैं, जैसे इसमें जो अर्थदंड जो है वो काफ़ी कम है, तब इसमें संशोधन करके इसको बढ़ाया गया है। ये कानून तो पहले जिक्र किया जा चुका है कि तमिलनाडु 2017 में लेकर आई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
पलटा जा सके और जल्लीकट्टू को जारी रखा जा सके। इस तरीके के खेल जो हैं अन्य राज्यों में होते हैं कि नहीं, तो उसके अन्य राज्यों की स्थिति क्या है। समान प्रवृत्ति का खेल कंबाला है जो कर्नाटक जिले में होता है। तो कर्नाटक में भी इसको बैन करने की बात चली थी, लेकिन कर्नाटक ने भी कानून पारित करके तमिलनाडु की तरह इसको बचा लिया और बैन नहीं किया। जबकि आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया है, पूरी तरह से बैन है आंध्र प्रदेश, पंजाब तथा महाराष्ट्र में। आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं वन लाइनर। इस तरीके के जो वन लाइनर हैं या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो वनडे एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। जैसे यूपी पीसीएस का हो गया और एमपी पीसीएस हो गया, इन सारे में अक्सर पूछे जाते हैं वन लाइनर। पहले तीसरी G20 पर्यटन बैठक, वही अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि G20 की अध्यक्षता के तहत भारत कई थीम्स पे मीटिंग करा रहा है, जैसे पर्यावरण हो गया, पर्यटन हो गया। तो तीसरी G20 पर्यटन बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र का आयोजन। कौन सा है? तो 76वां है। ये प्रत्येक वर्ष जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होता है, ये कहीं और नहीं होता है। इस बार 76वां है। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है, विश्व स्वास्थ्य सभा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही एक भाग है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य सभा जो है यही सारे निर्णय लेती है कि कौन से बजट का आवंटन कितना करना है, कौन सी नीति बनानी है, किसको कब लागू करना है, कौन अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये सारे निर्णय विश्व स्वास्थ्य सभा ही लेती है। साहस पहल, ये तेलंगाना की पहल है और एक बहुत ही अच्छा स्टेप है तेलंगाना द्वारा। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। वैसे भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन, महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है, और ऊपर से उनके साथ कार्यस्थल पर छेड़छाड़, बदतमीजी या सीनियर द्वारा या किसी और के द्वारा उनके साथ यौन शोषण करने की कोशिश, मानसिक प्रताड़ना करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा साहस पहल लाया गया है। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, सराहनीय स्टेप है। इटालियन ओपन में एलिना रबाकिना जो कि कजाकिस्तान की है, उन्होंने एनहेलिना क्लिनिना यूक्रेन की है, उनको हराकर महिला एकल खिताब जीत लिया है। एलिना रबाकिना विजेता, ये एनहेलिना क्लिनिना उप विजेता है, इसको याद रखें। ये यूक्रेन की है। इटालियन ओपन में स्पोर्ट के तहत अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑपरेशन ध्वस्त, ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा चलाया गया है। आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग गठजोड़, यानी ये त्रिपक्षीय जो गठजोड़ है आतंकवाद का, टेररिज्म हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग का, इन तीनों का जो गठजोड़ है, इसको तोड़ने के लिए NIA द्वारा ऑपरेशन ध्वस्त चला गया। इसके तहत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऑपरेशन करुणा क्या है? तो ये भारत द्वारा म्यांमार में चलाया गया है। किस लिए? जो चक्रवात मोचा आया था, उससे जो लोग प्रभावित हुए वहाँ पे मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया म्यांमार में। और मोचा नामकरण कौन किया था चक्रवात का? तो ये किया था यमन द्वारा। यमन ने मोचा नाम दिया था।